गुड मॉर्निंग, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। और रोज की तरह हम लेकर हाजिर हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो हम आपसे भी कहेंगे, आप अपने डेली रूटीन में बिजी होंगे, जरा सा उठ जाइए और ये बुलेटिन जरूर देखिए, क्योंकि इस बुलेटिन में तमाम वो खबरें होती हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी होती है। अलग अंदाज में हम ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आते हैं। बिल्कुल, तो ऑफिस जाने से पहले, अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आप अखबार जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन अगर आपने हमारा ये बुलेटिन देख लिया तो आप हर खबर से बेखबर हो जाएंगे। हर बड़ी न्यूज आपको यही इस बुलेटिन में हमारे साथ मिलेगी। बिल्कुल दीपिका, ठंड बहुत है और ऐसे ठंड में भी देखिए कुछ लोग जो है मंदिर जाकर, जैसे हम कह रहे हैं ना कि आप ये बुलेटिन देखिए, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मंदिर जाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान के दर्शन करके मन को शांति जरूर मिलती है। लेकिन हरियाणा में वैसे श्वेता अगर बात करें तो मंदिर में भगवान के दर्शन कराने वाले पुजारियों के लिए एक खास खबर है हमारे पास, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने पुजारियों और पुरोहितों को मानदेय देने का फैसला किया है। जिस तरह मस्जिदों के मौलवियों और युवाओं को वक्फ बोर्ड की तरफ से न्यूनतम मानदेय दिया जाता है, उसी तर्ज पर पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करके न्यूनतम मानदेय तय किया जाएगा। पुजारी पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं, ताकि इन सबको उचित मानधन मिले। हरियाणा सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब हाल ही में राहुल गांधी के बयान के बाद पंडित पुरोहितों में काफी नाराजगी थी। ऐसे में बीजेपी की सरकार का मानदेय वाले कदम की पंडितों ने भी तारीफ की है। जो मुख्यमंत्री जी ने जो है ये फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि इसमें हम लोगों का जो है हित है, ब्राह्मणों का हित है। पुजारियों को मानदेय देने का मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है, इसीलिए सीएम ने अब एक कदम आगे बढ़ाया है। तो जो पुजारी है वो काफी ज्यादा खुश है इस फैसले से, और जाहिर सी बात है भगवान के दर्शन करके मन को शांति जरूर मिलती है। लेकिन बात जब हरियाणा की होती है तो यहाँ पर ज्यादा शांति नजर नहीं आती है, क्योंकि जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार टेंशन बढ़ा रहा है। बिल्कुल दीपिका, क्राइम का ग्राफ टेंशन बढ़ा रहा है और जाहिर सी बात है यहाँ कब कहाँ गोलियां चल जाएं ये भी कहा नहीं जा सकता है। सिरसा में ही देख लीजिए किस तरीके से एक कार को रोका और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सड़क किनारे सफेद और काले रंग की दो गाड़ियां खड़ी हैं। आसपास पुलिस का भी जमावड़ा है। पुलिस की टीम छानबीन में जुटी है। तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की हैं, जहां दिन दहाड़े दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि फायरिंग में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दो लोगों की मृत्यु हुई है, जिनका नाम दीपू है दोनों का, और वो कालावाली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और इसके अलावा दो लोग जो है इसमें घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पीड़ितों की गाड़ी रोककर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। हत्या की वारदात कालांवाली इलाके में हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। इस वारदात की जांच गैंगवार के एंगल से भी की जा रही है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी पड़ताल कर रही है, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अभी उसी में टीम लगी हुई है। हम सारे सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको जांच रहे हैं और आगे का रूट भी उनका आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आसपास के जिलों को भी सूचित कर दिया गया है। अब देखो भला, बदमाश तो भाग गए, अब आप बदमाश के भागने के बाद लाठी पीटते रहिए, क्या फायदा उसका। यहाँ यही होता है हरियाणा में। तुमने ठीक कहा, ग्राफ बहुत ज्यादा है क्राइम का। सही कहा, और पंजाब में भी क्राइम का जो ग्राफ है वो काफी बढ़ रहा है। उसके बॉर्डर पर अलर्ट जारी करके भी क्या खास होगा, क्योंकि जो पंजाब में है क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है हरियाणा की तरह। और अगर बात करें यहाँ पर क्या हुआ है दिन दहाड़े, किस तरीके से एक व्यापारी को चाकू मार दिया गया, इस खबर को भी देखिए। हाथ में बड़ा चाकू लेकर एक शख्स दिखाई दे रहा है। बिना किसी डर के वो चल रहा है। एक बार पीछे मुड़कर भी देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो चाकू को अपने कपड़ों में छिपा लेता है। ये सीसीटीवी वीडियो पंजाब के मलेरकोटला का है। चाकू लेकर जा रहे इस शख्स पर एक दुकानदार की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लगातार चाकू से 7 बार हमला किया, जिससे दुकानदार की दर्दनाक मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस की टीम और अफसर मौके पर पहुंचे। वहां आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। जिस जगह हत्या की गई वहां काफी खून भी काफी देर तक था। बाद में उसे साफ किया गया। मलेरकोटला के सर्राफा बाजार में हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद दूसरे दुकानदारों में भारी गुस्सा है। कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी। नाराज दुकानदारों ने जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।
दीपिका, पंजाब हरियाणा की हमने बात की, किस तरीके से देखिए वहां पर क्राइम का ग्राफ ज्यादा है। ये दुश्मनी जो लोग करते हैं ना, ये दुश्मनी दरअसल करनी नहीं चाहिए। दुश्मनी हमेशा ही खराब होती है। बिल्कुल, दुश्मनी ही है जो हर एक वारदात को अंजाम देती है और दुश्मनी है जो बीते 11 महीने से दो देशों के बीच युद्ध करवा रही है। और ये दुश्मनी की वजह से क्या कुछ नुकसान हो रहा है वॉर जोन में 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। जंग में रूस ने अब सबसे घातक हथियार उतार दिए हैं। रूस ने पनडुब्बियों पर सबसे विनाशक पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो तैनात कर दिए हैं। ये टॉर्पीडो परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। ये टॉर्पीडो इतना घातक है कि तटों पर सुनामी भी ला सकता है। पोसाइडन टॉर्पीडो की आहट से ही ब्रिटेन और अमेरिका भी परेशान हो गए हैं। यदि रूस ने इस हथियार को जंग में इस्तेमाल किया तो यूक्रेनी कोस्ट लाइन की तबाही तय है। रूस और यूक्रेन की जंग में जल्द ही यूक्रेन को ताकतवर हथियार मिलने जा रहे हैं। अमेरिका के अब्राम टैंक्स की पहली खेप पहुंचने के बाद अब यूक्रेन की सेना को ब्रिटेन में बने चैलेंजर 2 टैंक भी मिलने जा रहे हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को चैलेंजर टैंक देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा ब्रिटेन से यूक्रेन को 4 अपाचे हेलीकॉप्टर भी मिलने जा रहे हैं। रूस के तेज होते हमलों के बीच यूक्रेन को नए हथियार मिलने से जंग का रुख एक बार फिर पलट सकता है। जंग में पलड़ा कभी रूस का भारी दिखता है तो कभी यूक्रेन हावी नजर आता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रूस का T-72B टैंक और 2 रूसी BMP-1 वाहन तबाह हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेनी सेना के पलटवार से रूस का टैंक और बख्तरबंद वाहन चलता फिरता ताबूत बन गए। हालांकि रूस की सेना भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है और कई इलाकों में तेजी से बढ़त भी बना रही है। रूस की सेना ने यूक्रेनी शहर खेरसोन पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। मिसाइलों से हुए हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। रूस की सेना अब रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। निप्रो शहर में भी रूस की सेना के बड़े हमले लगातार जारी हैं। खेरसोन में जारी घमासान के बीच रूस की सेना ईरानी शहीद ड्रोन से यूक्रेन पर काल बनकर टूट रही है। इस वीडियो में देखिए, एक खंडहर घर के करीब एक यूक्रेनी सैनिक घूमता हुआ नजर आ रहा है, तभी ड्रोन से सटीक वार किया जाता है। दूसरे वीडियो में एक खंडहर में कई यूक्रेनी सैनिक छुपे हुए दिख रहे हैं। तेजी से दौड़ते हुए खंडहर में घुसते हैं, तभी ड्रोन से एक ताकतवर बम गिरता है और सभी 20 सैनिकों का काल बन जाता है। तो बीते 11 महीने से वॉर जोन में तो यही तस्वीरें, कहीं पर मिसाइलें गिर रही हैं, जबरदस्त युद्ध तरीके से हो रहा है। दुश्मन सेना को हराने की और नाकामयाब होने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कोशिश जारी रहती है, एक दूसरे पर हमले करते हैं। लेकिन यूपी में तो गजब ही देखने को मिल रहा है। बीजेपी पार्टी के सांसद ही अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। वरुण गांधी ने क्या कुछ कहा है, दिखा देते हैं जरा। वास्तविक गरीब आदमी है, उसका आवास नहीं बन के जिनके बड़े बड़े मकान बने हुए हैं उनके आवास बन रहे हैं। क्या ये शिकायत सही है या झूठी शिकायत? सरकारी तंत्र पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सांसद वरुण गांधी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें सियासी गलियारों में तेजी से चल रही हैं। हालांकि वरुण ने खुद अभी इसके संकेत नहीं दिए हैं और न ही कांग्रेस से कोई ऐसा बयान आया है। इसके बावजूद वरुण गांधी जिस तरह हमलावर हैं, उससे बीजेपी की ही सरकार को असहज होना पड़ रहा है। पीलीभीत के गुलरिया भूप सिंह गांव में बीजेपी सांसद ने एक सभा की और खुले मन से सरकार को कोसा। हम लोग किसान को भगवान यदि मानते हैं तो हमको उस भगवान की मर्यादा की रक्षा भी करनी चाहिए। किसान के अलावा वरुण गांधी ने संविदा कर्मचारियों के साथ हो रही नाइंसाफी पर भी नाराजगी जताई और सरकार से संकट दूर करने की मांग की। दीपिका, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, भेजा गया है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। दरअसल आपको बताते कि घर में फायरिंग की गई है। सेंट्रल कैलिफोर्निया में हुए हमले में 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में घर पर फायरिंग की गई है और किस तरीके से सेंट्रल कैलिफोर्निया में हुए इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक माँ और 6 महीने का बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। 2 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो किस तरीके से 2 हमलावर घुसते हैं और यहाँ कैलिफोर्निया में घर पर जो है फायरिंग करते हैं। सेंट्रल कैलिफोर्निया में हुए हमले में 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो एक
माँ और 6 महीने का बच्चा इसमें शामिल बताया जा रहा है। 2 हमलावर अचानक से देखिए पहुंचते हैं और इस वारदात को किस तरीके से दीपिका अंजाम दिया जाता है। 6 महीने का मासूम बच्चा। बिल्कुल बेहद दुखद ये खबर है, लेकिन खबर एक वडोदरा से भी सामने आई है, जहां पर यूनिवर्सिटी में जबरदस्त बवाल हुआ है। दरअसल कैमरे में एक तस्वीर कैद हुई और उसके बाद यूनिवर्सिटी में अचानक से हंगामा शुरू हो गया। वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में जानिए खबर क्या है। कमरे में एक लड़की नमाज पढ़ रही है। उसके बगल में एक शख्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं। नमाज पढ़ते हुए वायरल हुए इस वीडियो को लेकर अब बवाल मच गया है। ये वीडियो वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी में साइंस फैकल्टी के बॉटनी डिपार्टमेंट में एक छात्रा ने क्लासरूम में ही नमाज पढ़ दी। क्लास में नमाज पढ़ने का ये वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर कॉलेज कैंपस में पतंगबाजी का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान अन्य स्टूडेंट्स पतंग उड़ा रहे थे। वहीं एक मुस्लिम छात्रा क्लास में नमाज पढ़ रही थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में माहौल गर्म है। दरअसल दीपिका साइंस फैकल्टी में जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद ये बवाल जो है वो हुआ। बिल्कुल, न जाने ऐसे कितने वीडियोस जो हैं वो देश और दुनिया में वायरल होते रहते हैं और आपको हंसाते हैं, कभी परेशान करते हैं, कभी हैरान कर देते हैं। ऐसे ही कुछ वायरल वीडियोस आपको इस 2 मिनट के सेगमेंट में हम दिखाएंगे। मकर संक्रांति के मौके पर लड़की नदी में डुबकी लगाने गई थी, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो भागीरथी नदी में गिरी और बहने लगी। वीडियो उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट का है। गनीमत रही के मौके पर SDRF के जवान तैनात थे, जिन्होंने तुरंत नदी में कूदकर लड़की को बाहर निकाला, वरना तेज बहाव में लड़की डूब जाती। पूरी घटना घाट पर लगे CCTV में कैद हुई है। मुर्गों की लड़ाई का यह वीडियो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का है। प्रतिबंध के बावजूद कई इलाकों में कॉक फाइट का आयोजन किया जा रहा है। विजयवाड़ा में सत्ता पक्ष के नेताओं ने ही मुर्गों की लड़ाई के आयोजन का उद्घाटन किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अखाड़े पर मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए कितनी भीड़ है। लोग मुर्गों की लड़ाई पर मोटा पैसा भी लगाते हैं। इसे फसल उत्सव का हिस्सा माना जाता है। जीतूंगा और चुनाव भी जीतूंगा। अंदर रहूंगा जेल के अंदर तो भी चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा बहुत ज्यादा वोटों से। ये पूरा पॉलिटिकल है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ये है जयस नेता और रेप का आरोपी कमलेश्वर, जो 2 महीने से फरार था। पुलिस ने इसे राजस्थान के बांसवाड़ा से गिरफ्तार किया तो पुलिस की गिरफ्त में भी ये हेकड़ी दिखाता नजर आया। कमलेश्वर पर एक युवती ने झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। आरोपी का कहना है कि केस फर्जी है, केस भी जीतूंगा और चुनाव भी। जेल के अंदर से चुनाव लड़ूंगा तो भी जीतूंगा। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए स्टंटबाजी के वीडियोस वायरल होते हैं, लेकिन कई बार स्टंटबाजी भारी पड़ जाती है। एक लड़की भारी भरकम बुलेट पर बैठकर मस्ती करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो पेट्रोल टंकी का लॉक खोल उसकी महक को सूंघती है। वो ये परफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी कि वो नशा कर रही है, लेकिन फिर इसके बाद जो उसके साथ हुआ वो डराने वाला है। ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान है और यही पूछ रहा है कि क्या युवक ने फायर शूज पहन रखे थे। सड़क पर आग लगी है, जिसके पास खड़े एक युवक के जूतों ने अचानक आग पकड़ ली और वो जलने लगा। आग बुझाने के लिए युवक जमीन पर लेटता है, उलटता पुलटता है, लेकिन जूतों की आग नहीं बुझती। आसपास मौजूद तमाम लोग भी आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक युवक बुरी तरह झुलस गया। तो इन वायरल वीडियोस को आपने 2 मिनट में देखा। वायरल जगत में तो जबरदस्त हलचल चल रही है, लेकिन श्वेता, राजनीति में क्या हलचल चल रही है? राजनीति की बात करें तो राजस्थान इन दिनों सुर्खियों में है। राजस्थान में जो है वो सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस के 2 सुरमा दीपिका आपस में टकराए हुए हैं। गहलोत पायलट एक बार फिर से आमने सामने है। क्या कुछ चल रहा है उनके बीच में, देखिए जरा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की खेमेबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री गहलोत बजट को लेकर मंत्रियों के साथ चिंतन में जुटे हैं, तो सचिन पायलट ने किसान सम्मेलन का आगाज किया है, जिसे लेकर अब कांग्रेस के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी है। नेतृत्व परिवर्तन की वकालत कर रही सचिन कैंप की ओर से किए जा रहे किसान सम्मेलनों को दबाव की राजनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। सचिन पायलट ने नागौर पहली जनसभा के जरिए ऐसे कई सवाल उठाए जो सीधे सरकार पर निशाना माने जा रहे हैं। पेपर लीक केस को लेकर भी पायलट ने तंज कसा और छोटी मछलियों की जगह बड़ी मछलियों पर कार्रवाई की मांग कर दी।
इस मुद्दे पर विपक्ष पहले ही सरकार को घेर रहा है। ऐसे में पायलट का बयान अशोक गहलोत कैंप की परेशानी बढ़ाने वाला है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि चुनावी साल में पायलट का ये रुख कांग्रेस की राह आसान करेगा या मुश्किलें बढ़ाएगा। दीपिका, राजस्थान में मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई ना कोई विकल्प ढूंढना चाहिए, क्योंकि न तो सचिन पायलट पीछे हटने को तैयार है, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीछे हटने को तैयार है। दोनों को ही सीएम की कुर्सी चाहिए। दोनों को ही सीएम की कुर्सी चाहिए, यानी कि बवाल जबरदस्त राजस्थान में हो रहा है, लेकिन बिहार में भी कम बवाल नहीं हो रहा है, जहां पर केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप यहां पर लगा रहे हैं। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में कि अश्विनी चौबे को नीतीश कुमार से डर क्यों लग रहा है। अभी मुझे खबर आई, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहले भावुक हुए, फिर अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाए और रोने लगे। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री इसलिए रोए क्योंकि बक्सर में उनके साथ धरना पर बैठे बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी का अचानक निधन हो गया। इसके बाद चौबे ने बक्सर में किसान आते हैं इस रिपोर्ट में। आज चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव है। बीजेपी ने अनूप गुप्ता को उतारा है, जबकि आपसे जसबीर लाडी मैदान में हैं। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए भी चुनाव होगा। अमित जिंदल को पीठासीन अधिकारी मनोनीत किया गया है। बीजेपी और आपके पास 14 पार्षद हैं, जबकि जीत के लिए 19 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 6 और अकाली दल के पास 1 पार्षद है। बीजेपी के पास चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का भी 1 वोट है। लिहाजा मेयर पद के लिए खींचतान जारी है। आप लोग अजीब बात करने लगते। कल जब हम बोल ही दिए, आप लोग नहीं देखे हैं क्या? हम तो बोल ही ना दिए हैं कि सोची समझी साजिश है भाजपा के द्वारा। रामचरितमानस विवाद पर जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच तकरार के सवाल पर तेजस्वी यादव भड़क गए और पत्रकारों से ही सवाल करने लगे। दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान से जेडीयू ने किनारा कर लिया है, लेकिन आरजेडी नेता मामले को संभालने में लगे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी को संविधान का सम्मान करने की जरूरत है, गठबंधन हम संभालेंगे। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जैन ने जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन कई महीनों से जेल में बंद हैं। पिछले महीने जेल में मसाज कराते उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जमकर राजनीति गर्म हुई थी। पिछले दिनों जेल अधिकारियों ने जैन के खिलाफ धमकी देने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। शिवसेना के सिंबल विवाद पर चुनाव आयोग आज सुनवाई करेगा। शिंदे गुट ने शिवसेना पर अपना दावा ठोका है और कहा है कि बहुमत उनके पास है। विधायक, सांसद और संगठन के लोग उनके साथ हैं, इसलिए असली शिवसेना वही है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का कहना है कि असली पार्टी उनके ही पास है। इससे पहले 8 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए आयोग ने दोनों ही पार्टियों को धनुष कमान चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने से रोक दिया था। दोनों पार्टियों को नया चुनाव चिन्ह दिया गया था। दिल्ली के लाल किला में चल रहा लाइट एंड साउंड शो आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। प्रोग्राम की टिकट कीमत 500 रुपए और 1500 रुपए रखी गई है। लाल किले का लोकप्रिय लाइट एंड साउंड शो नए कलेवर के साथ 5 साल बाद शुरू किया गया है। पिछले मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जय हिंद के नाम से इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। 1 घंटे के शो की कमेंट्री महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में है। इसमें भारतीय इतिहास की गौरव गाथा, स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी कहानियां दिखाई गई हैं। तो देश में क्या कुछ हो रहा है, ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से देश की राजधानी की बात करें अगर, तो देश की राजधानी में सियासत किस तरीके से गर्म है, वो जरा दीपिका से जान लेते हैं। दीपिका, जरा बताइए कि देश की राजधानी में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, राजधानी दिल्ली में आज सियासी पारा काफी हाई रहने वाला है, लेकिन बात करें कार्यकारिणी बैठक की तो आज उसका आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी तो ये कह चुकी है कि 2024 तक कोई भी चुनाव बीजेपी को हारना नहीं है। ऐसे में आज जो मीटिंग होने वाली है उसका मेन एजेंडा क्या रहेगा, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी मैजिक और संगठन की मजबूती के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करने की कसरत में जुट चुकी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुटने का संदेश दिया। माना जा रहा है कि आज बैठक के दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम की लीडरशिप चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंपेगी, जबकि कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के संगठन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए।
पहले दिन की बैठक में राम मंदिर समेत दूसरे सामाजिक और राजनीतिक मसलों पर भी जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। कंगाली के दौर से जूझ रहा पाकिस्तान अब घुटनों पर आने लगा है। पाकिस्तान में जब एक कटोरे आटे के लिए मारामारी मची है, तब उनके प्रधानमंत्री को भारत से बातचीत करने की याद आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अल अरबिया न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से कश्मीर मुद्दे पर बात करने की गुहार लगाई। शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी अपील है कि आइए हम टेबल पर बैठें और कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर और ईमानदार बातचीत करें। शहबाज शरीफ तो एक तरफ बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन अपनी कौम की नजरों में गिरने से बचने के लिए वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। शरीफ ने कहा, कश्मीर में खुलेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अगस्त 2019 में धारा 370 रद्द कर दी गई। भारत में अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है। ये सब बंद होना चाहिए ताकि दुनिया भर में ये संदेश जा सके कि भारत बातचीत के लिए तैयार है। तो शहबाज को लगता है कि 3 जंग हार करके उन्होंने सारे सबक सीख लिए, लेकिन उन्हें याद नहीं शायद वो 4 जंग हारे। बिल्कुल, पाकिस्तान की तो ये पुरानी आदत है, हमेशा मदद मांगता है लेकिन से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा भी दीपिका और क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, दिखाते हैं 2 मिनट। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ और भारी बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। पहाड़ी सड़क का एक हिस्सा ही गायब नजर आ रहा है। घर, पार्क, सड़कें सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पानी न भरा हुआ हो। वहीं एरिज़ोना में भी हालात खराब हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि खतरा अभी टला नहीं है और जैसे आंधी तूफान लौट रहा है, उससे दोबारा भी बाढ़ आ सकती है। रूस के याकुतिया में भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि याकुतिया में तापमान -60 डिग्री तक जा सकता है, जो कि सामान्य से 7 डिग्री कम होगा। प्रशासन ने लोगों को घरों से कम बाहर निकलने के लिए कहा है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं। साथ ही लोगों से घरों को गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर भी इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। साउथ कोरिया में भीषण बर्फबारी के बीच करीब 50 वाहन हाईवे पर एक दूसरे से टकरा गए। ब्रेक लगाने के बावजूद वाहन फिसलते रहे और टक्कर होती रही। इस हादसे में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सड़क हादसा पोचियोन शहर में हुआ। घायलों को करीब के अस्पताल में ले जाया गया, जहां 29 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। बॉलिंग की शान कहे जाने वाले ब्रांडबर्ग गेट में एक तेज रफ्तार लिमोजिन कार जा घुसी। गेट के 2 पिलर के बीच में कार ने टक्कर मारी। ब्रांडनबर्ग गेट शहर के प्रमुख दार्शनिक स्थलों में से एक है। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी भी शख्स को चोट नहीं लगी। कार की टक्कर से गेट को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इस हादसे में कार चला रहे शख्स की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ और बारिश भारी तबाही मचा रही है। किम्बरली में चारों तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। बाढ़ के पानी ने पूरी सड़क को ही 2 हिस्सों में बांट दिया है। जगह जगह सड़कें कट गई हैं। नदी पर बना पुल भी पानी के तेज बहाव को सह नहीं पाया और नदी में ही समा गया। बाढ़ और बारिश का दौर फिलहाल थमता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। साथ ही राहत दल भी लगातार गश्त कर रहा है। देखिए दीपिका, अभी तो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया में बाढ़ आई है, लेकिन असली मुसीबत तो तब आएगी जब बाढ़ का पानी उतरेगा और कीचड़ ही कीचड़ नजर आएगा। सही कहा बताओ, कीचड़ तो परेशान देखिए करती ही है। बात करें अगर ग्वालियर की, तो वहां पर जब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का कीचड़ से सामना हुआ तो क्या हालात थे, 1 मिनट में आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दोनों अलग अलग वीडियो, एक सुबह का और एक शाम का है। दोनों वीडियो में एक चीज कॉमन है और वो है शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। परेशानी हुई होगी, बिल्कुल परेशानी हुई होगी और वो देखेंगे ना कि क्या दिया है जनता को। बात कीचड़ की हुई दीपिका, तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर देखिए विपक्ष ने किस तरीके से गंगा विलास क्रूज को लेकर कीचड़ उछालने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का ये प्लान कैसे औंधे मुंह गिरा, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वाराणसी से चले गंगा विलास क्रूज को लेकर सियासत जारी है। बिहार के छपरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक क्रूज दिखाई दे रहा है। इस वीडियो का हवाला देकर ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, अब समझ में आया क्रूज और नाव का फर्क। अब क्या इन यात्रियों को हवाई जहाज के माध्यम से वायु विलास कराएंगे।
गंगा विलास क्रूज को लेकर अखिलेश पहले दिन से सवाल उठाते आ रहे हैं और बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने छपरा में गंगा विलास क्रूज के फंसने की खबरों को खारिज किया है। सोनोवाल ने ट्वीट किया, कुछ लोग गलत भावना से गंगा विलास क्रूज को लेकर फेक न्यूज फैला रहे हैं। गंगा विलास क्रूज भारत बांग्लादेश के बीच 27 छोटी बड़ी नदियों से गुजरकर कुल 3200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वाराणसी से निकला है, जबकि इसका सफर असम के डिब्रूगढ़ में खत्म होगा। दीपिका, गंगा की लहरों का अनुभव ही बिल्कुल अलग होता है। एक बार हरिद्वार गई थी और वाकई में वहाँ बहुत ठंड लगी थी, लेकिन गंगा के पानी में जब आप मौजूद होते हैं ना तो एक अलग ही फीलिंग होती है। बिल्कुल, ये मैंने काफी लोगों से सुना है। लेकिन जब सर्द के मौसम में बर्फ पड़ती है तो पानी जो है वो और भी ज्यादा ठंड हो जाता है। और अगर बात सर्दियों की हो ही गई है तो आपको दिखाते हैं कहाँ पर बर्फबारी होने वाली है, कहाँ पर शीतलहर का प्रकोप होने वाला है। जरा गौर से देखिए, कहीं वो आपका शहर भी तो नहीं जिस पर आने वाले दिनों में भीषण ठंड पड़ने वाली है। 2 मिनट में देखिए। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में भीषण बर्फबारी का दौर जारी है। हालात ऐसे हैं कि नदियों और झीलों का पानी जम गया है। पहाड़ पर कई फीट बर्फ नजर आ रही है। कश्मीर के बारामूला जिले के टंगमर्ग से झरने के जमने का वीडियो सामने आया है। टंगमर्ग दुरंग का ये झरना पूरी तरह जम चुका है। पानी की जगह बर्फ बहती दिख रही है। सफेद बर्फ से ढका झरना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कश्मीर और हिमाचल की वादियां इस वक्त बर्फबारी से गुलजार हैं। पेड़ों से लेकर घरों तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फ हटाने के लिए मशीनों की मदद लेनी पड़ रही है। आलम यह है कि कई इलाके बर्फबारी की वजह से शहरों से कट गए हैं। सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई है। हिमाचल के चंबा से भी जबरदस्त बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। घाटी में जारी बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। लोग वादियों में बर्फबारी का मजा लेते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ कश्मीरी बच्चों का एक वीडियो वायरल है, जिसमें बच्चे बर्फबारी में रंग बिरंगी छतरी लिए बर्फ का मजा ले रहे हैं। घाटी में इन दिनों जमकर बर्फबारी जारी है। कई इलाके बर्फबारी की वजह से पूरी तरह कट गए हैं। रास्ते बंद हैं और घरों में कई फीट बर्फ जमी दिख रही है। मकर संक्रांति के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। सोमवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री तक दर्ज किया गया। अभी अगले 2 दिनों तक इसी तरह शीतलहर चलने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक 18 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। यूपी में भी सर्दी का सितम जारी है। हालांकि दिन में धूप खिलने की वजह से थोड़ी राहत है, लेकिन बर्फीली हवाएं हाड़ कंपा रही हैं। राजधानी लखनऊ में पारा 6 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पश्चिमी यूपी में सोमवार को पारा 5 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह सुबह लोग कांपते नजर आए। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में अगले 2-3 दिनों तक कड़ाके की ठंड और पारा गिरने का अनुमान है। सोमवार को यूपी के ज्यादातर जिलों में बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। दीपिका, अभी सत्येंद्र ने एक बड़ी खबर भेजी है, जरा अपने दोस्तों को वो बता दें। दरअसल अब्दुल रहमान मक्की ग्लोबल आतंकी जो है वो घोषित किया गया है। यूएनएससी ने मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित किया है। पाकिस्तान का आतंकी है ये अब्दुल रहमान मक्की, जिसे अब ग्लोबल आतंकी जो है वो घोषित किया जा चुका है। ये यूएनएससी की तरफ से कदम उठाया गया है और अब्दुल रहमान मक्की को अब ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया है। पिछले साल मक्की को चीन ने बचा लिया था। आतंकी हाफिज सईद का बहनोई है दरअसल ये मक्की, और हर बार देखने को मिलता है कि जब भी ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए किसी आतंकी का नाम दिया जाता है तो कई बार कुछ अदर कंट्रीज जो है वो अड़ंगा लगाती हैं, और चाइना ने पिछली बार इसे बचा लिया था, लेकिन इस बार यूएनएससी ने मक्की को ग्लोबल आतंकी जो है वो घोषित कर दिया है। तो इसमें एक बड़ा फर्क मिलता है कि जब ग्लोबल आतंकी घोषित हो जाता है तो उसके बाद एक अलग तरीके से दबाव बनता है। आप किसी और कंट्रीज में जाके छिप नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और आतंकवाद की जब बात होती है तो हमारी सरकार कितनी ज्यादा इसको लेकर के अलर्ट है, सावधान है, सतर्क है, ये आपने देखा है उनके एक्शन के जरिए। लेकिन बात करें अगर कश्मीर की, तो जिसमें राहुल गांधी, देखिए ठंड तो काफी ज्यादा कश्मीर में पड़ रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब कश्मीर में एंटर करने वाली है, जिसको लेकर के बाकायदा एक टीम भी रूट तय करने के लिए कि क्या यात्रा का रूट होगा उसके लिए पहुंच चुकी है। लेकिन राहुल गांधी ने पंजाब का सियासी पारा काफी गर्म कर दिया। क्या बयान उन्होंने भगवंत मान पर दिया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मजदूरों की बात, दिल की बात सुनकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर को काम करना चाहिए। किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को रिमोट बताकर राहुल गांधी ने नई राजनीतिक जंग का आगाज कर दिया।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब के होशियारपुर में एक सभा के दौरान राहुल ने तंज कसते हुए भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल के दबाव में आए बिना काम करने की नसीहत दी। राहुल ने पंजाब की समस्याओं का हल पंजाब में ही बैठकर निकालने को भी कहा। पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। राहुल के इस वार पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पलटवार किया। भगवंत मान ने ट्वीट किया, राहुल जी, पंजाब में आप उल्टा सीधा न ही बोलें तो अच्छा है। मुझे सीएम पंजाब की जनता ने बनाया है और चन्नी जी को राहुल गांधी ने। आपने 2 मिनट में चुने हुए सीएम कैप्टन साहब को दिल्ली से बेइज्जत करके हटा दिया था। यात्रा में पंजाब के अध्यक्ष को धक्के पड़ रहे हैं, आप बोलते अच्छे नहीं लगते। तो ये तो बात रही पंजाब की, जहां पर बवाल सियासी को लेकर है, लेकिन बात करें उत्तराखंड की तो वहां पर किसी और बात को लेकर ही बवाल हो रहा है। बिल्कुल दीपिका, उत्तराखंड में बवाल दरअसल कब्रिस्तान करा रहा है। उत्तराखंड में बताया जा रहा है देहरादून के जंगल में कब्रिस्तान मिला। वन विभाग को इसकी जानकारी ही नहीं है कि जंगल में कब्रिस्तान कब बन गया। वन विभाग की नींद टूटी है, अब वन विभाग हरकत में आया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा कि किस तरीके से जंगल में कब्रिस्तान बना दिया गया। डीएफओ के खिलाफ नारेबाजी के जरिए लोगों ने वन विभाग को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। ये आक्रोश रिजर्व फॉरेस्ट लैंड में अवैध तरीके से बनाए गए कब्रिस्तान को लेकर भड़का है। पूरा विवाद देख रहे हैं, इसीलिए एक प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों से मुलाकात भी की। जो अभी इसके डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने देखे हैं, इसमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमको मिला नहीं है जो पोजीशन को ऑथराइज करता हो। तो देहरादून में हो रहा है ये विवाद दीपिका, अब सिर्फ सरकार ही सुलझा सकती है। अब सरकार ही ये पता लगाएगी कि आखिरकार जंगल में कब्रिस्तान कैसे बना, और लोगों की जो समस्या है वो सरकार ही केवल दूर कर सकती है। बिल्कुल। और अगर बात देहरादून की आपने की है, तो देहरादून में देखिए ऋषभ पंत ने एक ट्वीट किया है। क्या है वो ट्वीट और स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ चल रहा है, 2 मिनट के सेगमेंट में जरूर देख लें। कार एक्सीडेंट में बचे ऋषभ पंत ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 3 सफल सर्जरी के बाद वो रिकवर हो रहे हैं। दूसरी पोस्ट में उन्होंने 2 लड़कों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था। पंत ने लिखा कि मैं निजी तौर पर शायद सभी का शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊं, लेकिन मुझे उन 2 हीरो रजत कुमार और निशु कुमार को धन्यवाद कहना है जिन्होंने मेरी मदद की और सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। मैं दोनों का हमेशा कर्जदार रहूंगा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला ज्यादा नहीं बोल रहा। इसके बावजूद श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने 142 रन बनाए और इसके साथ घरेलू सरजमी पर अपने 7000 रन पूरे किए। रोहित शर्मा ऐसा करने वाले 6ठे भारतीय बल्लेबाज हैं। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 7401 रनों के साथ इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं, जबकि 14192 रन के साथ सचिन तेंदुलकर टॉप और विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। घरेलू मैदान पर पाक टीम लगातार सीरीज हार रही है और उन्हें कप्तानी से हटाने की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ बाबर के कुछ निजी वीडियोस और फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर वो चौतरफा घिर गए हैं। दावा किया गया है कि बाबर दूसरे क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड से आपत्तिजनक चैट करते हैं। हालांकि बाबर की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन इससे पहले भी एक महिला उनके ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगा चुकी है। अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज का दूसरा मैच भी भारत ने जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने यूएई को 123 रनों से हराया। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया विमेन्स ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 219 रन बनाए। जवाब में यूएई की टीम 20 ओवरों में 5 विकेट पर 97 रन ही बना सकी। कप्तान शेफाली वर्मा ने 78 और श्वेता सेहरावत ने 74 की आक्रामक पारी खेली। श्वेता और शेफाली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी शानदार पारियां खेली थीं। हॉकी विश्व कप में भारत का अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है। टीम ने पहले मैच में स्पेन को 2-0 से हराया, तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा मैच ड्रॉ रहा। भारतीय टीम का अगला मुकाबला 19 जनवरी को वेल्स से है। गोल औसत के मामले में इंग्लैंड भारत से फिलहाल 3 गोल से आगे है। ऐसे में भारत को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। तो इंडियन विमेन्स टीम ने यूएई को क्या पसीने छुड़ाए हैं और शानदार जीत हासिल की। खेल में खिलाड़ियों का पसीना छूटना तो लाजमी है दीपिका, लेकिन अलीगढ़ में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। अलीगढ़ में क्या बवाल हुआ है, क्यों हुआ है और क्यों पुलिस वहां शांति की अपील लोगों से कर रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भारी भीड़ है और पुलिस फोर्स भी मौजूद है। पुलिस के सामने ही धक्का मुक्की की जा रही है। कुछ लोग पुलिस के जवानों से भी उलझ रहे हैं।
वीडियो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है, जहां दो पक्षों में पथराव के बाद तनाव बढ़ गया। पुलिस के जवान लोगों को समझाने की हर संभव कोशिश करते रहे, मगर लोग समझने को तैयार नहीं थे। मामला सराय सुल्तानी इलाके का है। बताया जा रहा है कि देर शाम खाना खाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ा कि थोड़ी ही देर में दोनों के बीच पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद अलीगढ़ के डीएम, एसएसपी और डीआईजी समेत कई और अफसर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। दीपिका, अलीगढ़ का बवाल तो जल्द ही थम गया और पुलिस ने कंट्रोल भी कर लिया, लोगों ने शांति भी बनाए रखी, लेकिन दिल्ली में अगर आतंकी पकड़े नहीं जाते ना तो बड़ा गड़बड़ हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो आतंकवादियों की प्लानिंग सामने आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। बाकायदा कतर से इनकी फंडिंग हो रही थी और इन आतंकवादी जो दिल्ली से पकड़े गए हैं, इनको लेकर के ताजा अपडेट क्या है, इस शॉर्ट रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली के भरसवा इलाके से गिरफ्तार आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है। नौशाद ने पूछताछ में बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का खास मोहरा हैदर उसका हैंडलर था। नौशाद लगातार हैदर के संपर्क में बना हुआ था, जबकि जगजीत सिंह को उसने प्लान में अपने साथ मिला रखा था। हैदर के इशारे पर ही नौशाद ने सारी प्लानिंग की थी। इसके बदले में हैदर ने दोनों को टास्क पूरा करने पर बड़ी रकम देने का वादा किया था। ये रुपए हवाला के जरिए आने थे। इनमें से कुल 6 लाख रुपए कतर से आ चुके थे, जो बाद में नौशाद और जगजीत तक पहुंचा दिए गए थे। साथ ही बड़े टारगेट के लिए उन्हें सीमा पार से हथियार भी मिले थे। दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी 12 जनवरी को जहांगीरपुरी इलाके से हुई थी। इनके ठिकाने से पुलिस ने 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। साथ ही एक युवक की लाश कई टुकड़ों में मिली थी। पुलिस जैसे जैसे इनसे पूछताछ कर रही है, वैसे वैसे कई और खुलासे भी हो रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई, ऑलमोस्ट सभी खबरें कवर कर लिए हैं, जिसको लेकर के आप ये कह सकते हैं कि दिन भर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। लेकिन कुछ और खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है, जो हम अपने दोस्तों को बताएं, समाजवादी पार्टी में शिवपाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। अखिलेश यादव ने सोमवार को शिवपाल यादव से मुलाकात की थी। वहीं देश भर में 8 बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले 2 साल में 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और इसके साथ ही एक और खबर है जो सुर्खियों में रहेगी, वो ये कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद पर सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने अधिकार की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर के आज सुनवाई होगी। बिल्कुल, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सत्येंद्र जैन ने याचिका लगाई है। और इसी के साथ शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर आज अहम सुनवाई होने वाली। इलेक्शन कमीशन इस विवाद पर एक सुनवाई करेगा, जिसको लेकर के अपडेट आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देखेंगे। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मेरी और श्वेता के साथ आज के लिए इतना ही।